आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसान आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी जानकारी। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या संभव है एमएसपी की कानूनी गारंटी। फसल की कीमतें ज़्यादातर अस्थिरता लिए होती हैं, इसलिए किसान जो पैदावार करता है उसे कुछ बीमा कवरेज की ज़रूरत होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी इस कवरेज में के एक विकल्प की तरह है जो किसानों को संबल देने का काम करता है। इस बार किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए वैधानिक समर्थन की मांग को लेकर है। वैसे तो इस आंदोलन को 3 साल पहले के आंदोलन जैसा ही माना जा सकता है, जब केंद्र को संसद में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। वर्ष 1967 में लागू एमएसपी एक तरह से मूल्य समर्थन योजना है, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों में खोपरा और कपास समेत 23 फसलें शामिल हैं। गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र और राज्य दोनों ही करते हैं। इस योजना को कानून के जरिए कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सलाह पर हर साल फसलों का समर्थन मूल्य तय किया जाता है। आयोग की सलाह केंद्रीय कैबिनेट स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा के बाद भी कई मामलों में इसे केवल कुछ ही फसलों और ज़्यादातर गेहूं और चावल के लिए लागू किया जाता है, क्योंकि गेहूं और चावल की पैदावार और खपत ज़्यादा होती है। केंद्र सरकार कुछ सरकारों के साथ मिलकर एमएसपी पर गेहूं और चावल की खरीद करती है। यह भी कहा जाता है कि इस खरीद का लाभ कुछ चुनिंदा राज्यों को ही मिलता है। राज्य सरकारों को जो मंडी कर मिलता है वह खरीद की मात्रा के समानुपाती होता है। पंजाब जैसे राज्य के लिए यह राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य कभी कभी दालों पर भी एमएसपी आधारित खरीद नीति लागू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी व्यापारियों के लिए एमएसपी पर भी दालों को खरीदे जाने की नीति लागू करने की कोशिश की, तो व्यापारिक वर्ग के असहयोग का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद थी कि निजी व्यापारियों की खरीद से सरकार को अपने बजट से भुगतान की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सरकार को इस योजना से किसानों किनारा करना पड़ा। ऐसे में व्यवहारिक रूप से सिर्फ गेहूं और चावल ही किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इससे भी सिर्फ बड़े किसानों जिनके पास बेचने के लिए सरप्लस गेहूं चावल है तथा जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित प्रतीत होते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। इन तथ्यों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएसपी को कानूनी गारंटी देना बुरा विचार है। कई कारणों से वास्तव में नहीं। पहला तो कुछ लोगों को भय है कि इससे राजकोषीय आपदा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एमएसपी की भूमिका तभी बढ़ती है जब मुक्त बाजार में कीमतें गिर जाती हैं। दूसरी बात, जैसे ही सरकार फसलों की खरीद में हस्तक्षेप करती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तीसरा, वास्तव में यह मूल्य बीमा तंत्र है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वादा बाजार और बाजार भावनाओं के संकेतक पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं और ज़्यादातर किसानों की पहुंच से दूर हैं। किसानों को कवरेज और आर्थिक सहायता प्रदान करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपेक्षाकृत प्रभावकारी नहीं रही। चौथा कारण है कि प्रस्तावित एमएसपी गारंटी बहुत कुछ ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा की तरह है। मनरेगा योजना अकाल, सूखा या महामारी जैसे संकटकाल में मददगार साबित हुई। एमएसपी की गारंटी भी इसी तरह है। ऐसे में किसान परिवारों की कई समस्याओं के मद्देनजर अब एमएसपी गारंटी कानून बनाने का समय आ गया है। अब सिर्फ लागत और लाभ के संदर्भ में किसी कानून की संभावना का मूल्यांकन प्रासंगिक नहीं है। एमएसपी मुद्दे से हटकर कुछ दूसरे तथ्यों पर भी विचार करें। कृषि परिवारों के लिए उनके बड़े पारिस्थितिक डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 70वें और 77वें दौर के हैं, जिनमें क्रमशः 2013 और 2019 में कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया गया था। इस अवधि में कृषि परिवारों की मजदूरी से आय खेती से होने वाली आय से अधिक हो गई और 2019 में मासिक घरेलू आय लगभग
10,000 रुपये की राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। लगभग 50% घरों में कर्ज की स्थिति बनी रही। ज़्यादातर कर्ज मौजूदा खर्चों को पूरा करने के लिए गए, न कि निवेश उद्देश्यों के लिए। वास्तव में किसानों की आय वृद्धि धीमी हो गई है। जो आय वृद्धि 2004 से 2011 के दौरान 3.4% प्रति वर्ष थी, वह 2012 से 2019 के दौरान घटकर 2.5% ही रह गई है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गरीबी काफ़ी हद तक कृषि पर आश्रित या ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित है। वर्ष 2016 में सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी सरकारी विज्ञप्ति में यह जरूर देखा गया है कि 2011 के बाद से 10 वर्षों में आय दुगनी हुई है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटे जाने वाले मुफ्त राशन की अनुमानित आय भी शामिल है। वस्तुतः कृषि क्षेत्र का समस्याएं अनगिनत हैं। कीमतों में अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश का होना, सूखे के दौर, कीटों के हमले, कृषि वस्तुओं के व्यापार की प्रतिकूल शर्त कई कारण हैं। जो लोग शिकायत करते हैं कि कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता है, वे किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। किसानों की जोत भी लगातार छोटी होती जा रही है। भारत में लगभग 141 मिलियन छोटे खेत हैं, जो 50 वर्ष पहले की तुलना में दुगनी संख्या है। छोटे खेत होने का मतलब है कि कम उत्पादकता और आय बढ़ने की उम्मीद कम। लगभग 90% कृषि किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है भारत में। ऐसे में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि के साथ उनकी आय वृद्धि कैसे तालमेल बैठा सकती है? दरअसल खेती के बाहर रोजगार सृजन की कमी कृषि क्षेत्र की समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। कृषि संकट का स्थायी समाधान कृषि के बाहर उद्योगों और सेवाओं के बढ़ाए जाने में निहित है। राजकोष पर बहुत ज्यादा भार डाले बिना एमएसपी कानून बनाना सकारात्मक संकेत साबित होता है। इसलिए किसानों के हित के लिए, किसानों को सही फसल का सही रेट मिलने के लिए एमएसपी का होना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमएसपी क्यों ज़रूरी है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। किसानों से, मजदूर, किसान और छात्रों से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे नियमित मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। आप किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दोस्त हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय जवान, जय किसान।